Hello guys, welcome to Avyana IAS Academy. I am Vedvir and we are preparing for UGC NET Commerce Management and PGT Commerce. So guys, आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये जो यूनिट है ये हमारे कॉमर्स वाले स्टूडेंट, मैनेजमेंट और पीजीटी कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट हैं, बीकॉम और एमकॉम के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो अगर हम यूजीसी नेट की बात करें या पीजीटी कॉमर्स की बात करें, चाहे वो कॉमर्स है चाहे मैनेजमेंट है, उसमें इस यूनिट में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो ये जो यूनिट है बहुत ही मेजर यूनिट में से काउंट करी जाती है और इसमें से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो चलिए आज की यूनिट हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, एचआरएम जो वर्ड है वो 3 वर्ड से मिलके बना है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन का मतलब क्या होता है? मैन पावर। ठीक है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? वर्कफोर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम सब लोग क्या हैं? एक ह्यूमन है। ठीक है, रिसोर्स का मतलब क्या होता है? रिसोर्स का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जिससे हम अपनी नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करते हैं। ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन में जो है कुछ रिसोर्सेज होते हैं जिसको यूज करके ऑर्गेनाइजेशन अपने नीड एंड ऑब्जेक्टिव जो है उसको फुलफिल करती है। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? यहाँ पे मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेजमेंट का मतलब है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो यहां पर ये जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब है कि हमें ह्यूमन जो है उसको एज अ रिसोर्स ट्रीट करना है और उसको मैनेज करना है। मैनेज करना है मतलब उसको प्लान करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है, उसको स्टाफिंग करनी है, डायरेक्टिंग करनी है, कंट्रोलिंग करनी है। जहां पर भी मैनेजमेंट वर्ड आ जाएगा इसका मतलब क्या है? वहां पर आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑटोमेटिकली है ही है। लेकिन जब हम वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स, तो यहां पर इसका मतलब क्या है कि वी हैव टू प्लान, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज एक्टिविटी या ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटी। देखो, ऑर्गेनाइजेशन में जब लोग काम करते हैं तो ह्यूमन को एज अ रिसोर्स ट्रीट किया जाता है। क्यों? देखो, जितनी भी मशीनरी है या जितनी भी टेंजिबल एसेट्स है उनको यूज कौन करेगा? ह्यूमन यूज करेगा। ह्यूमन इज द ओनली सोर्स दैट कन्वर्ट द टेंजिबल थिंग्स टू रिसोर्सेबल फॉर्मेट। ठीक है, तो मतलब उसको यूज करना, उससे अपनी नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करना, वो कौन करेगा? ह्यूमन रिसोर्स करेगा, या ह्यूमन को एज अ रिसोर्स हम ट्रीट करते हैं। अब मान लो आप ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल मैनेजमेंट पे जो बैठे हैं वो भी ह्यूमन है, जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं वो भी ह्यूमन है, जिसके लिए चला रहे हैं दैट इज ऑल्सो ह्यूमन, जो यूज करेगा दैट इज ऑल्सो ह्यूमन। तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट है सारा काम कौन करता है? ह्यूमन करता है। वर्कफोर्स काम करती है। अब वर्कफोर्स से रिलेटेड हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम रहती हैं, उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों से हमें डील करना पड़ता है, उनके प्रॉब्लम से डील करना पड़ता है और हमें ये भी सोचना पड़ता है कि उनको कैसे जो वो हम डील करेंगे। तो यहाँ पर ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब ही यही है कि यहाँ पर हम ह्यूमन से रिलेटेड, एम्प्लॉय से रिलेटेड, पीपल से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनसे कैसे डील करना है, उनके प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो ये हमारा किस में आ जाएगा? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आ जाएगा। अब हु इज द फादर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? एल्दन मायो। ठीक है, ये लिख लेना आप। ठीक है, फादर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कौन है? एल्दन मायो। कई बार आपका जो ये चीज पूछ ली जाती है, उन्होंने अपनी एक स्टडी में उन्होंने एक हाउथोर्न स्टडी भी करी थी जहां पर इससे रिलेटेड ह्यूमन रिसर्च से रिलेटेड कई सारी जो चीजें हैं उसको स्टडी किया था। वहां पर इन्होंने ह्यूमन रिलेशन थ्योरी दी थी अपनी। ठीक है, हाउथोर्न स्टडी को ह्यूमन रिलेशन थ्योरी भी बोलते हैं। वहां पर इन्होंने बताया था कि जो ह्यूमन है उसमें कई तरीके के हमारे जो एस्पेक्ट हैं उसके बारे में वहां पर इन्होंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो कई बार ये चीज पूछ ली जाती है, हु इज द फादर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहां पर जो चीजें हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है? ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से काम करती है कि हमारा जो भी रिसोर्सेज हैं उसको बेस्ट टू बेस्ट वे में हम क्या कर सकें? यूटिलाइज कर सके, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेज कर सकें टू ऑब्टेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मैन है, मटेरियल है, मनी है और आपका जो है और भी कोई रिसोर्सेज है, उनको यूज करके बेस्ट टू बेस्ट वे में यूज करके, चीप एंड बेस्ट वे में यूज करके हम जो है एक बेटर आउटपुट हम जनरेट कर सके। ठीक है, अब मान लो कोई काम हमने किया, काम तो कंप्लीट कर दिया लेकिन हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ गई। तो मैनेजमेंट का काम क्या है? काम टाइम पे कंप्लीट करो उसको
और उसकी जो कॉस्ट है वो कम से कम आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर लोगों से काम करवाना, क्योंकि मैनेजमेंट का मतलब ही क्या होता है कि लोगों से काम करवाना। अब लोगों टू मैनेज द पीपल, अब पीपल्स को मैनेज करोगे तो वहां पे उनसे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। वो प्रॉब्लम जो है उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। अब जैसे क्या होता है कि ये एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है एक एंटायर डिपार्टमेंट होता है, जिसका काम ही ये होता है कि ह्यूमन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, उनको हैंडल करना, उनको डील करना और ये बताना कि किस तरीके से आपकी जो प्रॉब्लम है उनको हमें सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, तो यहां पर जो पर्सन डील करेगा उसको क्या बोलते हैं? एचआर मैनेजर। एचआर मैनेजर, ठीक है। एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। अब मान लो कल को मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, तो आप किसको कांटेक्ट करोगे? एचआर को कांटेक्ट करोगे। आपको कोई ऑफ चाहिए, आपका जो है कोई अननेसेसरी कोई डिडक्शन हुआ सैलरी में से, आपकी सैलरी नहीं आई या और कोई प्रॉब्लम है, तो आप किसको डील करोगे? एचआर को डील करोगे। आपको ऑफ चाहिए या और कोई प्रॉब्लम है आपको, तो आप एचआर को कांटेक्ट करोगे, उनको बताओगे, दे हेल्प यू। ठीक है, तो यहां पर ये जो एचआर जो पर्सन होता है ये अपॉइंट ही इसलिए किया जाता है कि पीपल्स और जो ह्यूमन हैं उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, उनकी सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, उनको किस तरीके से काम करना है, बाइंड कैसे करना है, उनको कैसे कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ में बनाने हैं, कैसे रिलेशन उनके साथ में बनाने हैं, तो ये चीज़ हमारी जो किस में आ जाती है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है इसमें एक मैनेजमेंट का ही एक फंक्शन है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, ह्यूमन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट होते हैं उनसे हम डील करते हैं, चाहे वो उनको मोटिवेट करना हो, चाहे वो उनको ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को हायर करना हो। लोगों को हायर करना, मोटिवेट करना, उनको ट्रेन करना, उनको डेवलप करना, उनको प्रमोट करना, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करना और उससे आगे जो है वो लोगों से काम करवाना, ये सारा किस में आ जाता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आ जाता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ों से डील करते हैं? इसमें हम हायरिंग से लेके ट्रेनिंग से लेके हायरिंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारा जो काम होता है वो किसका होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का होता है। ठीक है, अब देखो हायर करना मतलब हायरिंग करना, उनके स्टाफिंग वगैरह करना, हायरिंग करना, ठीक है। ट्रेनिंग देना मतलब उनको बताना, काम को समझाना। डेवलपमेंट करना उनको। कंपनसेशन, कंपनसेशन मतलब सैलरी वगैरह से रिलेटेड कि आपकी सैलरी कितनी होगी, पॉक्स कितना होगा, बेसिक, डीए, दिस दैट, आपको कौन कौन सी एडिशनल चीजें मिलेंगी, आपको कंपनसेशन और कौन कौन सा मिलेगा, तो ये चीजें आपकी रहेंगी। मोटिवेशन करना, आपको मोटिवेट करना टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कम्युनिकेशन करना, प्रॉपर कम्युनिकेशन आपके साथ में किया जाएगा और आपको जो कम्युनिकेट किया जाएगा टाइम टू टाइम कि भैया आपको ये टास्क है, आपको इस तरीके से ये टास्क जो अपना कंप्लीट करना है और आप किस तरीके से कंप्लीट करोगे, ये आपकी डेडलाइन है और आपको इस पर्सन को रिपोर्ट करना है। ठीक है, इसके साथ साथ उनका एडमिनिस्ट्रेशन का जितना भी उसका काम रहता है, हु विल रिपोर्ट टू हुम, हायरार्की उनको समझाना, उनसे काम निकलवाना, काम करवाना उनसे, तो ये चीज़ आपकी इसमें रहती है। तो यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉय को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना सो दैट ही कैन कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो वहां पर इसके अपना भी वो ग्रोथ एंड ऑब्जेक्टिव करेगा और उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के गोल एंड ऑब्जेक्टिव जो है उनको भी अचीव करेगा। तो ये सारा जो काम होता है वो किसका होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। और ये सारा जो काम करता है कौन करता है? एचआर मैनेजर करता है। ठीक है, यहां पर लोगों को वर्क प्लेस पे काम करवाना और ये देखना कि लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उनके साथ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उनसे डील करना, उनको समझाना और उनको ये बताना कि भाई उनके साथ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है। आपको लग रहा है कि भाई हमें शिफ्ट चेंज करवानी है या आपको और कोई प्रॉब्लम है, तो आप जो वो एचआर को बता सकते हो। रेजिग्नेशन दोगे, किसको दोगे? एचआर को दोगे। ठीक है, आपके जो ज्वाइनिंग वगैरह जो सिस्टम है वो आपको कौन बताएगा? एचआर बताएगा। आपको डिपार्टमेंट चेंज करवाना, कोई और चीज़ चेंज करवानी है तो आप एचआर से कॉन्टेक्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जितना भी ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड या ह्यूमन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट होते हैं वहाँ पर कौन डील करता है? एचआर मैनेजर डील करता है। ठीक है, उसमें सिलेक्शन, ट्रेनिंग और ये सारा जो काम आपका आ जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स जो है टोटल नॉलेज, स्किल, क्रिएटिविटी, आपका टैलेंट और एटीट्यूड जो है ऑर्गेनाइजेशन में फिल करना और ये देखना राइट पर्सन को राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे और राइट डिपार्टमेंट में राइट क्वांटिटी में प्लेस करना, ये सारा जो काम होता है वो किसका होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का होता है। अब मान लो ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोगों की जरूरत है, काम करने वाले 3 लोग हैं या 4 लोग हैं, तो वहां पर फिर दिक्कत रहेगी। या 4 लोगों की जरूरत है, आपने 10 लोगों को रिक्रूटमेंट कर रखा है, तो वो भी आपका बेकार है। ठीक है, हमें जरूरत है, अभी आप 2 महीने बाद रिक्रूटमेंट कर रहे हो
या हमें 2 महीने बाद की मतलब ज़रूरत है, आपने 2 महीने पहले से ही रिक्रूटमेंट कर लिया, तो वहाँ पर हमें जो प्रॉब्लम रहने वाली है। तो उससे हमारा जो भी प्रॉब्लमैटिक है, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, उनको समझाना, ये सारा जो काम होता है वो किसका होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का होता है। अब इसमें देखो, खाली पहले जो काम होता था वो खाली ये रहता था कि भाई आपने लोगों को हायर कर लिया। पहले मतलब लोगों को मशीनरी की तरह ट्रीट किया जाता था। ठीक है, आपने काम किया, ठीक है भाई आपने काम किया, पैसे लिए, कौन सा एहसान किया? ठीक है भाई, आप काम करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो मतलब कोई वो नहीं है। अब ऑर्गेनाइजेशन के लिए टैलेंट को हायर करना, और हायर करना तो एक मान लो इंपॉर्टेंट काम है ही है, लेकिन उसके साथ साथ में ऑर्गेनाइजेशन के टैलेंट को रिटेन करके रखना फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि अब आप खुद से भी ये अंदाजा लगाओ कि आज मान लो किसी पोजीशन पे आप काम कर रहे हो, कल को मान लो आपको जो है कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई, आप 1 मिनट भी नहीं लगाओगे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने में। सही बात है ना? आप नहीं मतलब इसके बारे में नहीं सोचोगे, आप सोचोगे कि भाई जहां पर मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं क्यों आपकी ऑर्गेनाइजेशन को चूज करूं। या तो भाई आप जो मेरी सैलरी बढ़ाओ, आप जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसके बराबर कर दो, मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रह लूंगी। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि भाई आपने ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन को हायर किया, उसको ट्रेन करा, उसको डेवलप करा, उसको उस लेवल तक लेके गए कि वो आपकी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके, फेमिलियर हुआ, आपको आपकी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, एक वक्त हमारा स्मूथ वे में चल रहा है। फिर जब आपका आगे ग्रोथ करने का नंबर आया तो वो पर्सन कह रहा है कि भाई मैं छोड़ के जा रहा हूँ। अब आप एक नए पर्सन को हायर करोगे उसकी जगह, नए पर्सन को हायर करोगे, उसको फिर आप ट्रेनिंग दोगे, ये सारा काम करोगे, आपकी सरदर्दी बढ़ जाएगी ना। तो ये चीज़ें मतलब लोगों को टैलेंट को हायर करना और उसको रिटेन करके रखना, ये सबसे मुश्किल काम होता है। ठीक है, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं वो सही तरीके से अपने टैलेंट को यूज कर सके। और ऑर्गेनाइजेशन ऐसा भी नहीं कह सकते कि आप पुराने पुराने जमाने के मतलब जो चीज़ हैं उनको आपने वो कर दिया। अब देखो नए नए टैलेंट की रिक्वायरमेंट है, जैसा कॉम्पिटिटिव एज हमारा बढ़ रहा है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमारा बढ़ रहा है, उस हिसाब से जिस तरफ से कंपटीशन बढ़ रहा है उस हिसाब से हमारे जो स्किल्स हैं उसमें जो क्रिएटिविटी है उसको भी लाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, कुछ डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, क्या कहता है ये। एक डेफिनेशन है जो स्टोरे ने दी है। इन्होंने क्या बताया कि ये एक डिफरेंट अप्रोच है जहां पर ऑर्गेनाइजेशन एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव करती है थ्रू द स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट ऑफ हाईली कमिटेड एंड कैपेबल वर्कफोर्स। मतलब आपका जो कैपेबल वर्कफोर्स है उसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिकली विन करने की कोशिश करती है। ठीक है, ताकि अगर मान लो हमने हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारा जो वर्कफोर्स है वो ढंग की नहीं है, तो हमारी जो चीजें हैं वो बेकार हो जाएंगे। आपने मान लो इंटीरियर बहुत अच्छा बनवा दिया, आपने पॉलिसी बहुत अच्छी बना ली, आपने जो इक्विपमेंट है वो बहुत अच्छा बना लिया, ठीक है, सारी चीज़ों पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, सब चीज़ें आपने बढ़िया कर दी, प्लानिंग आपने बहुत बढ़िया कर दी, लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स जो काम करने वाले हैं वो ढंग के नहीं है, तो आपके लिए जो प्रॉब्लमेटिक रहेगा। अगर आपके जो एम्प्लॉय हैं वो ढंग के हैं, कैपेबल हैं और टैलेंटेड हैं, मोटिवेटेड हैं, ठीक है, तो डेडिकेटेड हैं टुवर्ड्स द गोल एंड ऑब्जेक्टिव, तो वो डेफिनेटली आपको भी प्रोग्रेस करेंगे और अपनी भी प्रोग्रेस करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो ह्यूमन है वो एक रिसोर्स होता है, मतलब एक हीरा होता है जिसके बेसिस पे वो ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में विन कर सकती है, कंपटीशन को विन कर सकती है। किसके बेसिस पे? ह्यूमन रिसोर्स के बेसिस पे। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स को हम ऐसे भी कह सकते हैं ये एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच होती है। स्ट्रेटेजिक अप्रोच मतलब स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि हम कौन से इंप्लॉय को कहां पर हायर करेंगे। अब मान लो 100 लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं लेकिन उसमें से 2 ही लोग को सिलेक्ट करती है कंपनी, बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करती है कि हम 2 लोगों को सिलेक्ट करें, लेकिन 2 लोग ऐसे सिलेक्ट करें कि वो बाकी कहीं पर रिजेक्ट ना हो पाए। अगर हमें नॉर्मली ही सिलेक्ट करने तो हम किसी को भी सिलेक्ट कर लेते, लेकिन कंपनी इतना सारा लेवल और इतनी सारी जो स्ट्रेटजी कंपनी बनाती है कि भाई हम इस तरीके से हायर करेंगे, हम यहाँ से हायर करेंगे, कॉस्ट भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ें मतलब आपकी इंप्लॉयमेंट होती है उसमें, तो वो चीज़ें आपकी देखनी होती है। इसमें लोगों को एक्वायर करना, डेवलप करना, उनको मैनेज करना, मोटिवेट करना और उनको जो है की रिसोर्सेज की तरह रिप्रेजेंट करना ऑर्गेनाइजेशन में और रिटेन करके रखना एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ये सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो काम होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि बाकी सारे काम एक तरफ और ह्यूमन रिसोर्स आपका एक तरफ। आपने प्लानिंग बहुत अच्छी बना ली,
आपने ऑर्गेनाइजिंग बहुत अच्छी कर ली, लेकिन आपके जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो सही तरीके से काम नहीं हो पाया, तो उसमें फिर वो बाकी चीज़ें जो वो आपकी बेकार हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच बोलते हैं, ताकि जहां पर उसकी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड और उसको रिटेन करने से रिलेटेड और हम आगे फ्यूचर में कैसे उसको ग्रो करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को भी ग्रो करना है और ह्यूमन रिसोर्स को भी ग्रो करना है, तो दोनों एस्पेक्ट को अगर आप साथ लेके चलोगे तो वो एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच हो जाती है, ताकि हम अपनी पॉलिसी बना सकें, प्रोग्राम बना सकें और प्रैक्टिसेस को हम यूज कर सकें लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन अपने कंपटीशन को विन कर सकती है। ठीक है तो यहां पर हमारा क्या है, एक और डेफिनेशन है जीआर टेरी के। इन्होंने क्या बताया कि जो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑब्टेन करना, उनको मेंटेन करना फॉर द सेटिस्फैक्ट्री एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को भी सेटिस्फाई करना और वर्कफोर्स को भी सेटिस्फाई करना। अब आप ये भी सोचो कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है तो यू विल सर्च आउट फॉर नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बेटर आउटपुट नहीं दे रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन विल सर्च आउट ऑप्शन दैट विल रिप्लेस यू। आपको क्या लगता है, आप ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हो तो ऑर्गेनाइजेशन का एक अलग ही लेवल पे स्ट्रेटेजी चल रही होती है, वो जैसे ही आपका रिप्लेसमेंट कोई मिल जाएगा ना वो आपको मना कर देगी, भाई कल से आने की जरूरत नहीं है आपको, या वो आपकी कमियां ढूंढेगी, मैडम आपने ये नहीं करा, ये नहीं करा, ये नहीं करा, ये नहीं करा, कल से आने की जरूरत नहीं है आपको। आपने खुद ही मतलब उनको बता दिया कि भाई मैं कल से नहीं आऊंगी, तो ठीक है भाई, वो आपको नोटिस पीरियड जो होता है वो किस लिए होता है, वो इसीलिए होता है ताकि मतलब जो है आप उनको एडवांस में इन्फॉर्म कर सको, उनको बता सको कि भाई मतलब जो है हम कल से मतलब या इस पर्टिकुलर डेट से नहीं आएंगे, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो आपका रिप्लेसमेंट फाइंड आउट कर लेगी। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं कि ताकि अगर आपको ऑब्वियस ही बात है, एक चीज देखो, अगर आपको प्रमोशन के मौके मिल रहे हैं, आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको लर्न एंड ग्रो करने की मौका मिल रहा है, तो आप क्यों छोड़ के जाओगे? सैलरी की जगह सैलरी मिल रही है, आपको अच्छी पोजीशन मिल रही है, काम सीखने को मिल रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आती है? जब हमारे रिलेशन खराब हो जाते हैं। अब एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में जो रिलेशन है वो हमारे अच्छे नहीं है, या लॉन्ग टाइम के लिए हम जो एक बेटर अपॉर्चुनिटी हमें लग रहा है कि भाई इस कंपनी में हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, या आप ऑर्गेनाइजेशन को ये लग रहा है कि भाई इस एम्प्लॉय को हम जो वो नहीं रख सकते, आपको रखने का खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा है, आप काम नहीं कर रहे हो, सैलरी ले रहे हो खामे खा की, तो ऑर्गेनाइजेशन को लगेगा भैया इससे तो बेटर है कि भाई हम इसको हटा के किसी दूसरे पर्सन को वो कर लें। ठीक है, तो ऐसा भी हमारे साथ हो जाता है। तो यहाँ पर जो है एक डेफिनेशन दी है फिलिपो ने क्या बताया है, इसमें हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करते हैं और इसके साथ साथ प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन, ये सारा करते हैं ताकि हम अपने जो ऑर्गेनाइजेशन और जो सोशल ऑब्जेक्टिव है उसको हम अपना कंप्लीट कर सके। देखो यहाँ पर जितनी भी हमने डेफिनेशन पढ़ी उन सब में यही बताया कि भाई लोगों को एक्वायर करो, उनको डेवलप करो, उनको मोटिवेट करो, उनसे काम करवाओ और उनको उनकी जो भी प्रॉब्लम है उनको आप सॉर्ट आउट करो। ये चीज़ हमारी जो किस में आ जाती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आ जाती है। तो हम इसके नेचर की बात करते हैं, तो इन डेफिनेशन से हमें क्या पता चला कि यहाँ पर एचआरएम जो है वो कुछ प्रिंसिपल और पॉलिसी पे बेस्ड होता है, जहाँ पर क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। मतलब ये जो सारा जो प्रोसेस हम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये हमारा एक परवेसिव फंक्शन होता है। परवेसिव फंक्शन मतलब क्यों? देखो हमारा डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और अलग अलग लेवल्स हमारे होते हैं। जैसे मान लो ये टॉप लेवल, ये मिडिल लेवल और ये आपका लोअर लेवल। यहाँ पर भी आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर भी एचआरएम की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पर भी एचआरएम की जरूरत पड़ेगी। मतलब हर जगह मतलब आपको कोई, चाहे वो लोअर लेवल हो, चाहे वो अपर लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, तो उसमें हर लेवल पे आपको जो है एचआरएम की जरूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए हम इसको परवेसिव बोल सकते हैं और इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल और गाइडलाइंस दैट यू नीड टू फॉलो टू ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये चीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका, देखिए पीपल ओरिएंटेड होता है। पीपल ओरिएंटेड मतलब लोगों से रिलेटेड होता है। ऑब्वियसली बात है कि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो पीपल से ओरिएंटेड होता है। इसमें जो पर्सन आपको गाइड करेगा वो भी एक पर्सन होगा और जिसको गाइड कर रहे हैं वो भी एक पर्सन है। तो यहाँ पर जो है हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो पीपल से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर जो पीपल जो है वो एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक कंटिन्यूस एक्टिविटी होती है। कंटिन्यूस एक्टिविटी क्यों? हाँ, तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे मान लो भाई आपने किसी को जो वो रिक्रूट कर लिया,
रिक्रूट करने के बाद आपने उसको ट्रेनिंग दे दी, ट्रेनिंग देने के बाद आपने उसको डेवलपमेंट दिया, डेवलपमेंट करने के बाद उसकी परफॉर्मेंस देखोगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल करोगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के बाद आप उसको देखोगे भाई प्रमोशन करना है हमें, प्रमोशन करने के बाद आप उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओगे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार आपने रिक्रूटमेंट करके छोड़ दी उसके बाद आपको कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा नहीं है। उस पर फिर आपको जो कंटिन्यूसली काम करना पड़ेगा। मतलब ऑर्गेनाइजेशन भी आपको देखती है कि ठीक है भाई आपको 1 साल का मौका दिया हमने, ठीक है भाई आप नए आए तब हमने आपको ट्रेनिंग दी, आपके ऊपर खर्चा करा, खर्चा करने के बाद हमने जो वो एक थोड़ा सा टाइम आपके ऊपर इन्वेस्ट किया हमने, और टाइम इन्वेस्ट करने के बाद हमने आपको जो है वो टाइम दिया, टाइम देने के बाद आपको टारगेट दिए, टारगेट आपने अचीव किए या नहीं किए दैट इज ए डिफरेंट मैटर। तो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल करेगी, परफॉर्मेंस अप्रेजल के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन जो ये डिसाइड करेगी कि भाई आपको प्रमोशन करना है या दोबारा से ट्रेनिंग पे भेजना है या फिर आपको बाहर निकालना है। तो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन जो ये चीज डिसाइड कर लेगी। तो इसलिए ये एक कंटिन्यूस एक्टिविटी रहती है, क्योंकि जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन में रहोगे तब तक ये चीजें आपकी चलती रहेंगी। अच्छा, हर महीने आपकी सैलरी वगैरह बनेगी तो उसमें टारगेट वगैरह ये सब चीजें, कुछ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी टारगेट बेस्ड जॉब रहती है, तो वहां पे कितने टारगेट अचीव हुए, कितने टारगेट अचीव नहीं हुए। अच्छा, वीकली और ये टारगेट मीटिंग्स वगैरह ये सब आपकी होती रहती हैं, तो आपसे रिलेटेड तो काम उनको रखना ही रखना है। तो जो है वो कंटिन्यूस एक्टिविटी आपकी रहती है। इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। एचआरएम जो है वो पार्ट है बिजनेस मैनेजमेंट का। ये जितने भी हम फंक्शंस पढ़ते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट, एचआरएम और प्रोडक्शन, ये सब हम क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो बिजनेस है वो इफेक्टिवली मैनेज हो सके। ठीक है, तो एचआरएम जो है वो पार्ट है किसका, बिजनेस मैनेजमेंट का। कई बार ये स्टेटमेंट आपकी आती है, कई बार ना ये स्टेटमेंट आपके पूछ लेता है, एचआरएम इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। एचआरएम जो है वो एक सेकेंडरी फंक्शन में कंसीडर किया जाता है। एचआरएम जो है वो एक सेकेंडरी फंक्शन में कंसीडर किया जाता है, क्योंकि मेन फंक्शन तो हमारा बिजनेस को मैनेज करना होता है। ये एक सपोर्टिव एक्टिविटी में आता है, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, चाहे वो आपका एचआरएम है, चाहे वो मार्केटिंग मैनेजमेंट है, चाहे वो अकाउंटिंग है, चाहे वो और कोई भी चीज़ है, ये सब आपकी सपोर्टिव एक्टिविटी। इन सब का काम क्या है, कोऑर्डिनेटेड वे में काम करो और हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करो। ठीक है, तो ये बिजनेस मैनेजमेंट को सपोर्ट करने के लिए ये एक सपोर्टिव एक्टिविटी होती है, ताकि हम जो इफेक्टिवली बिजनेस को मैनेज कर सके। हमारा एचआरएम का काम होता क्या है, हमारा एचआरएम का काम ही होता है कि हम ये सारी एक्टिविटी इसलिए प्लान कर रहे हैं, इसलिए मैनेज कर रहे हैं, ताकि हमारी जो आगे आने वाले गोल एंड ऑब्जेक्टिव हैं हम उनको टाइम पे अचीव कर सके, हमारा बिजनेस स्मूथली रन कर सके। ठीक है, इट्स सिक्योरिंग मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन। ऑब्वियसली बात है कि जो एचआरएम जो होता है वो एक मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करता है, क्योंकि बिना ह्यूमन रिसोर्स के ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी नहीं है, काम ही नहीं होगा। कैसे आप काम करोगे, ठीक है भाई आपने पॉलिसी बना ली, बहुत अच्छा काम करा, ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपने हायरार्की बना ली, बहुत अच्छा काम करा, लेकिन आप काम किससे करवाओगे, काम करवाने के लिए तो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए ना आपको, और जब ह्यूमन ही नहीं होगा तो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग वगैरह ये सब चीजें बेकार है आपके। तो इसके लिए किसके लिए करेंगे, तो इसके लिए मतलब जो है सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो ज्यादा फोकस रहता है वो किस पे रहता है, ह्यूमन रिसोर्स पे रहता है। नेक्स्ट आपका आता है कि यहां पर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल मैन पावर। देखो इसमें यहां पर क्या है कि जो हमारा पर्सनल मैन पावर है वहां पर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको क्या लगता है, ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन पे यू 30,000 रुपीज और 40,000 रुपीज पर मंथ, तो क्या आपकी वर्थ 40,000 रुपीज की है, नहीं, आपकी पोटेंशियल, आपकी कैपेबिलिटी उससे कहीं ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं किसी को 10,000 रुपए पे कर रहा हूं, अगर मैं उससे 50,000 का काम ना निकलवाऊं तो मैं बेकार हूं। समझ रहे हो मेरी बात को। तो अगर आपने 10,000 रुपए पे किए किसी को और उससे 10,000 का काम आपने नहीं लिया तो आप बेकार हो। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है, और ऑर्गेनाइजेशन आपको सिर्फ तब तक पे करती है जब तक आप उनके लिए काम कर रहे हो, वर्थफुल हो। जिस दिन ऑर्गेनाइजेशन को ये लगेगा कि भाई यू आर द यूजलेस, आपसे कोई काम नहीं है मैं, तो ऑर्गेनाइजेशन आपको पे नहीं करेगी, हटा देगी आपको, आपका रिप्लेसमेंट ढूंढ लेगी, या आपसे बेटर अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाएगी तो वो आपको हटा देगी। ठीक है, तो इसलिए ये एक मैक्सिमम टू मैक्सिमम पावर को यूटिलाइज करना। अच्छा, जैसे कभी आप ऑर्गेनाइजेशन बैठे हो तो ऑर्गेनाइजेशन छट से बोल देती है, भैया आपको बैठने के पैसे थोड़ी देते हैं, मिनट से पहले बोल देते हैं, आप यहाँ पर आ रहे हो 9 to 6 की जॉब करने के लिए, तो 9 to 6 का मतलब क्या है कि यू आर डिवोटिंग दिस मच टाइम टू द ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें आपको काम करना है। हम बैठ के गप्पे मारने के या गॉसिप्स करने के पैसे आपको नहीं देते। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कह देती है आपको कि भैया हम आपको टारगेट दे रहे हैं, आपको टारगेट, हम आपको सैलरी पे कर रहे हैं, सब काम आपको दे रहे हैं, तो आपको जो है टारगेट अपना अचीव करना पड़ेगा।
अगर आप काम ही नहीं करोगे, ऐसे तो हर पर्सन मतलब जो काम नहीं करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगी? और ऑर्गेनाइजेशन के पास जब पैसा नहीं आएगा तो ऑर्गेनाइजेशन आपको कैसे वो करेगी, पे कहाँ से करेगी? ऑर्गेनाइजेशन भी तो आपको पे कर रही है ना, वो पे कहाँ से करेगी जब उसके टारगेट पूरे नहीं होंगे? तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? देखो, सबसे पहली चीज़ कि हमारे जितने भी जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उससे उसको यूटिलाइज करना, लोगों को मोटिवेट करना, ताकि हम अपने जो गोल एंड ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव कर सकें। और इसके साथ साथ ये भी देखना कि हमारा इंडिविजुअल एंड ग्रुप से और जो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस को हम अचीव कर सकें। देखो, इंडिविजुअल लेवल पे भी आपको काम करना है, आपको ग्रुप लेवल पे भी काम करना है, आपको टीम लेवल पे भी काम करना है। तो देखो, ऑर्गेनाइजेशन में ना 3 लेवल होते हैं आपके, इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल से मतलब कई सारे इंडिविजुअल को मिला के ग्रुप बनता है और कई सारे ग्रुप को मिला के ऑर्गेनाइजेशन बनता है। तो पहले आप इंडिविजुअल लेवल पे काम करोगे, फिर आपको ग्रुप के लिए काम करना पड़ेगा, फिर आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना पड़ेगा। तो इसमें आप अलग अलग लेवल पे जो आपके टारगेट सेट किए जाएंगे और आपको उसी के हिसाब से काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी। मतलब ये भी एचआरएम का काम होता है कि भाई आपको अपॉर्चुनिटी दे, आपको ग्रोथ करने की फैसिलिटी आपको दे, आपको मोटिवेट करे, ताकि आपका भी काम करने में मन लगे। जब आपका काम करने में मन नहीं लगेगा तो आप काम कैसे करोगे? तो इसलिए ये चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी हैं कि आपको एक अपॉर्चुनिटी दे। आपको दिख रहा है कि भाई मुझे इसी पोजीशन पे रहना है, इसके आगे मेरी कोई ग्रोथ नहीं है, तो आप खुद ही अपना माइंड जो वो नहीं लगाओगे, अपनी जो क्रिएटिविटी है वो आप नहीं लगाओगे। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती। इसके साथ साथ आपके जो एम्प्लॉयमेंट की जो स्किल्स हैं उनको आप इफेक्टिवली आपको यूज करना है। आपके अंदर जो स्किल्स हैं, जो चीज नहीं आती है वो आपको सिखाई जाएगी, लेकिन जो चीज आती है उसको आपको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन आपको टारगेट दे रही है, आपको नहीं आ रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग देगी, फिर आपको उनको यूज करके उनके जो ग्रोथ एंड ऑब्जेक्टिव हैं उनको आपको पूरा करना है। ठीक है, तो ये चीजें हमारे लिए इसमें आ जाती हैं। देखिए, उसके बाद नेक्स्ट आता है टू इंक्रीज द फुलेस्ट एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फेक्शन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। देखो, जॉब सेटिस्फेक्शन को क्रिएट करना और एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन को क्रिएट करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है अपने काम को लेके, अपनी जॉब को लेके, तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट काम में नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो क्योंकि अब मान लो मुझे ऐसा काम दे दिया गया जिसमें मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मैं ज़्यादा टाइम के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइव नहीं करूँगा। वहाँ पे मेरे लिए एक जो प्रॉब्लमेटिक जो चीज़ें हैं वो हमारे साथ आ जाएंगी। तो यहाँ पर जो है एक एम्प्लॉय के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड रहे और कितना मोटिवेटेड है वो अपने काम को करने के लिए। लोग काम करना पसंद नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मैनी रीज़न। अब वो हो सकता है वहाँ पे आपको जो काम, आपको मान लो आपका इंटरेस्ट है फाइनेंस में, आपको मार्केटिंग का काम दे दिया, काम ही नहीं करोगे आप। पहले आप काम सीखोगे फिर उसको अप्लाई करोगे, ये चीज़ रहेगी। ठीक है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर आपका जो वो नहीं बन पाएगा, वहाँ पे लर्न करने में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आपके साथ में रहेगी। आपको आपकी मनपसंद का काम नहीं दिया, आपको डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगती है या आपको फैशन मतलब जो है वो बहुत अच्छा लगता है, आपको जो किसी और फील्ड में पकड़ा दिया, आप अपना माइंड ही यूज़ नहीं करोगे, क्रिएटिविटी यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, अब सोचो कल को आपको बोल दिया भाई साइकोलॉजी पढ़ के पढ़ाओ, तो वहां पर आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मान लो ऐसा है, पहले आप खुद पढ़ोगे, उसको समझोगे, समझने के बाद फिर आप उनको एक्सप्लेन करोगे। एक अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई कॉमर्स का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाओ, तो इजीली हम पढ़ के समझा देंगे उसको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम उससे फेमिलियर हैं, तो उससे थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, उसके बाद उसको जो वो एक्सप्लेन कर देंगे, तो उसमें कोई दिक्कत हमारी नहीं रहेगी। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब टू क्रिएट अ सेंस और फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस और टीम स्पिरिट, ये एचआरएम का काम होता है कि टीम स्पिरिट के साथ काम करें। इंप्लॉय को लगना चाहिए कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। अब मान लो आप आए, आपको काम बता दिया और आप जब गए तो आपसे पूछ लिया कि हाँ भाई क्या काम करा, अच्छा ठीक है ठीक है, उसके बाद कोई इंटरेक्शन नहीं है आपके साथ में। आपको लगना चाहिए ना कि भाई आप ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, आपकी कोई वैल्यू है, कोई आपसे पूछ रहा है, कोई आपसे इंटरेक्ट कर रहा है, तब आपको लगेगा कि भाई मतलब जो है कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो। ऐसे ही आप आए, आप बैठे, आपने काम किया, झोला उठाया, चल दिए, तो आप ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। तो इंटरेक्टिव एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आपका होना चाहिए। अब जैसे कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अब मान लो कई बार
ऑर्गेनाइजेशन में काम है बहुत ज़्यादा, आप लोगों ने 10 काम अपने छोड़ दिए, आपने सोचा कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट हैं, ये चीज़ें हैं, ये हम कंप्लीट कर लेंगे, तो ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, आपने 10 काम अपने छोड़ दिए। अब जब कभी मान लो आपके साथ में कोई इमरजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन ने मना कर दिया, फिर आपको क्या लगेगा कि भाई जब ऑर्गेनाइजेशन को हमारी जरूरत थी तब तो हमने काम दिया था, पूरा डेडिकेशन के साथ में काम किया था, लेकिन जब हमें मतलब जो है छुट्टी की लीव की जरूरत है तो ऑर्गेनाइजेशन ने मना कर दिया कि भाई आपको ऑफ नहीं मिलेगा। तो ऐसा थोड़ी होता है, फिर हमें क्या लगेगा कि मतलब उसमें फिर एक मिसट्रस्ट हमारा जो आ जाता है, वहां पे फिर आपके साथ में एक दिक्कत मतलब आ जाती है, आपको ये लगने लग जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन हमें यूज कर रही है। ठीक है, तो ये चीज मतलब एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आपको होना चाहिए, मतलब आपको लगना चाहिए कि हाँ आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन भी आपके लिए कुछ कर रही है। ठीक है, तो ये चीज मतलब आपको जो है वो ध्यान रखना है। इसके साथ साथ मतलब एक एथिकल पॉलिसी बनाना और एक बिहेवियर बनाना आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और बाकी लोगों के साथ में। ऑर्गेनाइजेशन को ये चाहिए, एचआरएम को ये चाहिए, जो एचआर मैनेजर है उसको ये चाहिए कि वो जितनी भी पॉलिसी बनाएगा वो इस तरीके से पॉलिसी बनाए, फेयर पॉलिसी बनाए, ताकि अब मान लो मैं और आप सेम पोजीशन पे काम करो तो हमारी सैलरी सेम होनी चाहिए, हमारा जो वर्कलोड अगर हमारा सेम है, आप भी फ्रेशर मैं भी फ्रेशर, तो हमें सेम ट्रीटमेंट हमारा होना चाहिए ना, तो हमारा ट्रीटमेंट अलग क्यों, तो वहाँ पे भी कई बार मतलब लगता है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी डिस्कस करना एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट माना जाता है, भाई आपको उसमें बोला जाता है क्यों, मतलब कि भाई आपको कितनी सैलरी मिल रही है ये चीज़ें आप डिस्कस नहीं करोगे। जैसे एग्जाम में हम पेपर बांटते हैं ना, तो उनको बोलते हैं भाई आप एक दूसरे के साथ में पेपर डिस्कस नहीं करोगे, फिर बोल देते हो भाई इसको इतने नंबर दे दिए, इसको इतने दे दिए, उसने ये लिखा था, उसने ये लिखा था। ठीक है, तो वहां पर भी मतलब एक एथिकल पॉलिसी बनाना, ठीक है, स्टैंडर्ड बनाना, ताकि मतलब रूल्स आर रूल्स फॉर एवरीवन। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि भैया ये एचआर डिपार्टमेंट का है या इसका है, ये फाइनेंस का है, ये मार्केटिंग का है, तो ये रूल्स फॉलो नहीं करेगा, रूल्स आर रूल्स फॉर एवरीवन। ठीक है, तो ये चीज मतलब आपको एक एथिकल पॉलिसी आपको जो है बनानी पड़ेंगी, ताकि उससे आप एक डिसिप्लिन मेंटेन कर सको और लोगों को लगे कि हाँ भाई ऑर्गेनाइजेशन रूल्स के हिसाब से काम करती है। ठीक है, यहाँ पे एक हाई मोरल और एक गुड ह्यूमन रिलेशन जो वो लोगों के साथ में डील करना और उनको बताना कि भाई हम जो वो किस तरीके से एक हाई मोरल अपने एम्प्लॉय का रखते हैं, तो इसलिए ये चीज हमारी बहुत ज्यादा। हाई मोरल का क्या मतलब है, यहाँ पे जो आपकी ड्यूटीज हैं, आपके जो एथिकल जो चीजें हैं, आपका जो बिहेवियर है उसको बूस्ट अप करना, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स आपके ना रहें, अगर आपका कोई लड़ाई झगड़ा कोई चीज आपकी मिस हैपनिंग अगर आपकी हो जाती है तो उसको टाइम टू टाइम मतलब जो सॉर्ट आउट कर देना, आपके और जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर हैं उनके बीच में जो एक हेल्दी रिलेशन आपके होने चाहिए। ठीक है भाई, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अब हो सकता है मुझे मेरे सबॉर्डिनेट के साथ में प्रॉब्लम है, या हो सकता है मुझे अपने बॉस के साथ में प्रॉब्लम है, तो ठीक है भाई, आपको बुलाया जाएगा, बैठाया जाएगा, मीटिंग कराई जाएगी और आपको बताया जाएगा कि भाई क्या क्या चीजें हैं, तो वो चीजें मतलब एक बेटर रिलेशन आपके साथ में क्रिएट करना, ये किसका काम होता है, ये एचआरएम का काम होता है। इसके साथ साथ मतलब एक म्यूचुअल एडवांटेज के साथ में काम करना ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी के लिए, कि मतलब अगर देखो मुझे ऑर्गेनाइजेशन से कोई फायदा नहीं होगा तो मैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम क्यों करूंगा। भाई मुझे भी तो लगना चाहिए ना कि मेरी कोई ग्रोथ हो रही है, मेरी कोई एडवांसमेंट हो रही है, मेरी कोई लर्निंग हो रही है, मेरी कुछ अपने जो वो एडवांसमेंट हमारी हो रही है, या मुझे इससे बेटर मार्केट में या फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, तो मुझे तभी तो मैं आगे वो करूंगा। जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन में हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको एक ग्रोथ चार्ट आपको बताया जाता है जिसको करियर प्लानिंग हम बोलते हैं, वहां पे ये बताया जाता है कि अभी आप इस लेवल पे हो, फिर आप कुछ टाइम के बाद जब ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइव करोगे तो आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे, उसके बाद यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे, मतलब ऐसे करके आप ग्रोथ करोगे। तो वो समझाया जाता है ना आपको कि भाई इस तरीके से आप जो वो ग्रो करोगे, जैसे पहले आप एग्जीक्यूटिव हो, फिर उसके बाद टीएल, टीएल के बाद सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के बाद दिस और दैट, फिर इस लेवल पे इस तरीके से आपकी ग्रोथ होगी। तो जब तक आपको ये चीज़ समझ नहीं आएंगी तब तक आप काम कैसे करोगे, तो आप हमेशा हायर पोजीशन के लिए काम करोगे। तो ये चीज़ें मतलब आपकी रहनी चाहिए। इंपॉर्टेंस क्या होती है, इंपॉर्टेंस ये होती है सबसे पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए काम करता है। स्ट्रेटजी मतलब जो है स्ट्रेटेजिकली रोल प्ले करता है कि कल को मान लो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए एक स्ट्रेटजी बनाना और एक इसके बेसिस पे कंपटीशन को बीट करना, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। बेनिफिट एनालिसिस, बेनिफिट के बेसिस पे अगर हम देखें तो यहां पर आप जो है वो कॉस्ट को रिड्यूस करते हो। ठीक है, इसके साथ साथ मतलब आप ये भी देखते हो कि मतलब जो है रिक्रूटमेंट और रिटेंशन वगैरह इन सब चीज़ों की कॉस्ट देखना, और ये देखना कि भाई आपको जितने टाइम के मतलब एम्प्लॉय जिस जिस पर्पस के लिए आपको एम्प्लॉय चाहिए वो चीज़ मतलब यहाँ पर आपकी आ जाती है। मतलब आप अगर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखोगे तो लोग आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। देखो कई बार क्या होता है कि कई बार कुछ ऑर्गेनाइजेशन आपको ऐसी होती है
बेशक चाहे सैलरी कम देती हैं, लेकिन उनका ट्रीटमेंट इतना अच्छा होता है कि आपको लगता ही नहीं है कि आप अब एक फैमिली से ज्यादा कहीं मतलब जो है वो कहीं हट के काम कर रहे हो। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी मिलेंगी, सैलरी ज्यादा देंगे लेकिन आपको वो लगेगा कि मतलब कहाँ एक कैद में आ गए हो आप। तो वहां पर भी मतलब क्यों वो ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि वहां पे सब लोग अपने अपने उससे जो वो अपने अपने काम से मतलब रखते हैं, कोई किसी से ज्यादा कम्युनिकेट आपको नहीं करता है। तो वहां पर आपको लगना चाहिए कि भाई चीजें मतलब आपके हैं। नेक्स्ट आता है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में आपको हेल्प करेगा। एचआर मैनेजर, एचआर जो है वो आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। अगर कोई काम आपको नहीं आ रहा है तो नए स्किल्स को सिखाना, नई ट्रेनिंग वगैरह आपको प्रोवाइड करना, और जो फ्रेशर पर्सन होते हैं उनको ये काम सिखाना, समझाना कि भाई आप लॉन्ग टाइम के लिए कैसे ग्रो करोगे और किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसमें उसके लिए जो काम आपका रहेगा वो आपका किसका रहेगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का रहेगा। जो आपके अपर लेवल के जो पर्सन होते हैं उनके लिए डेवलपमेंट वर्ड होता है, और जो लोअर लेवल पे आपके जो पर्सन आते हैं उनके लिए ट्रेनिंग होती है। ठीक है, ऐसे ही मतलब जो है आप एम्प्लॉय के साथ में एक रिलेशन बनाना। अब मान लो कोई काम आपको नहीं आ रहा तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग, अब मान लो जैसे कोरोना के टाइम में नई नई चीज़ें हमारी आई, या हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, या और कोई चीज़ हमने अपडेशन करा, तो उसके लिए आपको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद फिर आपको जो आगे की चीज़ें करी जाएगी। डेवलपमेंट में क्या है, आप ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हो। वहाँ पे खाली आप काम नहीं सिखा रहे हो, उसके अलावा भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन में कई सारी एक्टिविटीज़ आपको सिखाई जाती हैं। आपको सेंस कैसे करना है, आपको बातें कैसे करनी है, ठीक है, आपका वे ऑफ बिहेवियर क्या होना चाहिए, आपका टॉकिंग सेंस कैसे होना चाहिए, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होने चाहिए, आपके पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे बहुत सारी चीज़ें मतलब आपको सिखाई जाती हैं। तो यहाँ पर लोगों के साथ में डील करना और किस तरीके से आप इंटरेक्ट करोगे, कोई कस्टमर है उसके साथ में कैसे डील करोगे, कोई क्लाइंट है उसके साथ में कैसे डील करोगे, कोई फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है उसके साथ में कैसे डील करोगे, तो ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी इसमें आ जाती है। इसके साथ साथ मतलब हमारा जो है ये भी आता है इन आपका इंटरएक्टिविटी विद द एम्प्लॉय। इंटरएक्टिविटी विद द एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें एम्प्लॉय के साथ में इंटरेक्शन रखना। ठीक है, बहुत सारे सेलिब्रेशंस आपके होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। हाँ, वो बिलोंगिंगनेस वाला वो चीज़ मतलब यहाँ पर आ जाती है कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे इवेंट सेलिब्रेट किए जाते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स आपके सेलिब्रेट किए जाते हैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे सेलिब्रेशंस करे जाते हैं ना, तो वहाँ पे क्या है, सब लोग को इकट्ठा कर लिया जाता है। मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, मतलब दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं या क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, और या कोई और कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, या किसी का बर्थडे आ गया, एचआर का बर्थडे आ गया, या कोई और अपना हो गया, ये सब चीज़ें हमारे इवेंट्स वगैरह चलते रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो वो इससे क्या होता है कि अपनी जो एक्टिविटीज़ वगैरह कंडक्ट करवाना, बहुत सारी चीज़ें, ताकि लोगों को इन्वॉल्वमेंट रहे। अब आप जा रहे हो काम पे, मतलब जाए गए, आपने काम करा, काम करने के बाद लैपटॉप आपने बंद किया, ऑफिस मतलब जो है जो कंप्यूटर आपने शट डाउन करा, फिर आप उसके बाद घर चले गए, तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। अब इसमें कोई बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि बहुत सारे ऐसे इंटरेक्टिव सेशंस करवाती है, गेम्स खिलवाती हैं, और बहुत सारे ऐसे मतलब इवेंट्स प्ले करवाती हैं, ताकि जिससे मतलब जो है लोगों का ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे मतलब जो है ग्रूमिंग चीज़ें मतलब आपकी करवाती हैं, योगा से रिलेटेड, या बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसे करवाते हैं जिससे मतलब आपकी जो चीज़ें हैं वो आपके एनहांस होती हैं। ठीक है, तो ये भी एचआर का काम होता है कि ये सारा इंटरेक्ट मतलब हम करते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट को लोग हम नहीं जानते हैं, लेकिन जब हम सब लोग एक दूसरे के साथ में मिलते जुलते हैं, इवेंट्स वगैरह प्ले करते हैं, तो अब देखो ऑर्गेनाइजेशन में ना अब ऐसा ट्रेंड चल गया है कि शायद ही कोई ऐसा फेस्टिवल ये छोड़ते होंगे जो ये नहीं मनाते होंगे। होली का, दिवाली क्या, क्रिसमस क्या, तीज क्या, फेस्टिवल क्या, मतलब हर उस पे फेस्टिवल पे मतलब ये जो डेकोरेशन वगैरह करना, और ये सारा मतलब जो सिस्टम, ये सारा अपना सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को करना, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब चीज़ों को वो करते हैं। ठीक है, तो अब आजकल मतलब जो है इससे क्या है कि हमारा एक दूसरे के लोगों के साथ में ट्रस्ट आता है, और एक फीलिंग आती है बिलोंगिंगनेस की। तो ये भी आपका एचआरएम का काम होता है कि भाई इससे हम ये चीज़ें हम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेजमेंट का जो काम होता है वो भी किसका होता है, एचआर का होता है। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब लड़ाई झगड़े, मतलब आपका जो क्लैशेस वगैरह आपके हो जाते हैं, तो उसके लिए भी मतलब किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, एम्प्लॉय एम्प्लॉय में लड़ाई हो गई, मैनेजर मैनेजर में लड़ाई हो गई, मैनेजर एम्प्लॉय की लड़ाई हो गई, तो वहां पर मतलब कई बार आपके कॉन्फ्लिक्ट्स आपके हो जाते हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो वो कौन सुधारेगा, एचआर मैनेजर सुधारेगा। पर्सनल अपने जजमेंट्स होते हैं, अपने ओपिनियंस होते हैं, अपनी परसेप्शंस होती हैं। ठीक है,
रिलीजन टू रिलीजन हो सकता है, किसी भी चीज को हो सकता है, वो वर्क को लेके हो सकता है, वो पर्सनल ओपिनियन को लेके हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज जिससे हमारे लड़ाई झगड़े होते हैं। अब लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन में तो ये चीज हमारी ठीक नहीं है। तो उसके लिए पहले क्या होगा, आपको सॉर्ट आउट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका एस्टेब्लिशिंग अ हेल्दी वर्क कल्चर। हेल्दी वर्क कल्चर को क्रिएट करना ये ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। अब इससे क्या होगा कि इससे एक वर्क ऑर्गेनाइजेशन लड़ने का कुरुक्षेत्र नहीं है कि आप आओ लड़ो पॉलिटिक्स खेलो। भाई अगर आप लड़ते रहोगे और इस तरीके से चीजें करते रहोगे तो इसमें नुकसान किसका है, ऑर्गेनाइजेशन का है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इन सब चीजों से हमारा जो वो एक प्रॉब्लमेटिक चीजें जो वो हमारा क्रिएट करता है। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन चाहती है, हर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट करे ताकि लोग उसमें सरवाइव कर सकें। इसमें अगर इंप्लॉय का फायदा है तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फंक्शंस की। अगर मैं बात करूं तो इसमें कंप्लाइंसेस रह गया इसमें। हाँ, ये एचआर का ये भी काम होता है कि अपने जो कंप्लाइंसेस है, मतलब लॉ के अकॉर्डिंगली बहुत सारी चीजें मैंडेटरी होती हैं। उसमें ये बताया जाता है कि जैसे मान लो कि एज पर द लॉ अगर आपके इतने इंप्लॉय काम कर रहे हैं तो ये चीजें आपको करनी है, मतलब पीएफ काटना है, उनका ईएसआई करना है, ये चीज करनी है, ये चीज करनी है। बहुत सारे मतलब लॉ में बहुत सारी चीजें मेंशन है इंप्लॉय को लेके, कि उनके बोनस को लेके बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, उनकी पेंशन को लेके बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, रूल्स बताए गए ना आपके, वो रूल्स को फॉलो करना ये भी आपका एचआर का काम होता है। जहां पर रूल्स की ब्रेकरेज हो गई आपकी, वहां पर फिर आपको दिक्कत हो जाती है। अकॉर्डिंग टू द लॉ आपके क्या क्या, ह्यूमन लॉ आपके क्या क्या कहता है कि भाई कौन कौन सी चीजें आपको फुलफिल करनी है। भाई आपको सैलरी जो कितने टाइम से कितने टाइम तक की दी जानी है, तो बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक चीजें हो जाती है ना आपकी। अब कई बार क्या होता है कि आपके जो ऑफर लेटर है उसमें पोजीशन कुछ और है, काम कुछ और कर रहे हो। ठीक है, अब इंप्लॉय को कितनी सैलरी आपको देनी है, कितनी इंप्लॉय आपको रखनी है, तो बहुत सारे लॉ होते हैं आपको कि जैसे आप ईएसआई काटना है आपको और पीएफ का पैसा काटना है, वो आपको जब छोड़ के जाओगे ऑर्गेनाइजेशन तब आपको देना है, ग्रेचुटी वगैरह से रिलेटेड बहुत सारी चीजें नहीं पता होती हैं। ठीक है, अब बोनस को लेके बहुत सारे पॉइंट उसमें लिखे हुए हैं कि किस किस का बोनस आपको डिडक्ट करना है। अब जैसे कई बार ये लोग मतलब ट्रेनिंग का पैसा नहीं देते हैं, तो लॉ में ये चीजें लिखी हुई हैं कि अगर आपको कोई परमानेंट एम्प्लॉय जो है अगर आपका ट्रेनिंग कर रहा है तो उसमें ट्रेनिंग दोनों तरीके की हो सकती है, पेड भी हो सकती है, अनपेड भी हो सकती है, पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों हो सकती है। ठीक है, तो वहां पर जितने भी लॉ वगैरह हैं, लॉ को कंप्लाई करना मतलब उनको फुलफिल करना, ये भी एचआर का काम होता है। अब देखो कई बार क्या होता है, कई बार आपने ऑर्गेनाइजेशन ने मतलब जो है आपने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी, आपका ड्यूज क्लियर नहीं हुए, ऑर्गेनाइजेशन आपको सैलरी नहीं दे रही, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 2 महीने की सैलरी पेंडिंग है आपकी, लॉ क्या कहता है, आप तो वो चीजें आपको फुलफिल करनी है। ठीक है, तो वहां पर जो जितने भी लॉ से रिलेटेड है उसमें ये चीजें आपको प्रोसेस फुलफिल करना है। नेक्स्ट आता है आपका फंक्शन। फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो फंक्शंस में हमारे ये सारे इसके फंक्शंस आते हैं। जैसे देखो, इसमें हमारा प्लानिंग, स्टाफिंग, डेवलपमेंट, मोटिवेशन और चेंज को मैनेज करना, जैसे अडॉप्ट को करना मतलब जो चीज़ें हमारे एटमॉस्फेयर में चेंज हो रही हैं और नई नई चीज़ें हमारी जो मार्केट में आ रही है उसको चेंज को अडॉप्ट करना, मेंटेनिंग द रिलेशनशिप, इवेल्युएट करना, इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस, ये भी आपका इसका फंक्शन रहता है। परफॉर्मेंस को अप्रेजल करना मतलब ये देखना कि उसके बेसिस पे आपकी प्रमोशन करनी है, ग्रोथ करनी है, डिमोशन करना है, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट करनी है, क्या करना है, तो ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसके साथ साथ मतलब अगर मैं देखूं तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, ये इसका फंक्शन होता है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, अच्छा रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या फर्क होता है? देखो, रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है क्योंकि जिसमें आप चाहते हो कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई करें, वो हमारा रिक्रूटमेंट होता है। और उसमें से बेस्ट टू बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना, जो अनडिजायरेबल कैंडिडेट है उनको हटाना, वो हमारा सिलेक्शन होता है। मान लो सिलेक्शन हो गया, रिक्रूटमेंट हो गया, ये सारे काम हो गए, उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आएगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि आप उनको ट्रेन करना और लॉन्ग टाइम के लिए आप उनको डेवलप करना है, ये भी आपका एचआर का ही फंक्शन है। एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज की टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करना कि क्या क्या कंडीशन रहेंगी, मतलब कब कब आपको लीव मिलेगी, मतलब ऑफर लेटर जब आपको मिलता है ना उसमें बहुत सारी कंडीशंस लिखी होती हैं, तो उसमें वो सारी कंडीशन जो वो पहले ही मतलब उसमें पहले ही डिसाइड हो जाती हैं कि आपकी सैलरी का मतलब टाइमिंग और ये सब चीज़ें आपकी क्या क्या रहेंगी,
कि मतलब लीव्स का क्या सिस्टम रहेगा आपका, बहुत सारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की अपनी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, तो वो सारी आपकी यहीं पे डिसाइड हो जाती हैं। इसके साथ साथ सैलरी एंड वेजेस को लेके मतलब प्रॉब्लम वो करना, उनका डिसाइड करना कि सैलरी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मतलब बनाना, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल के साथ में इंडस्ट्रीज के जितने भी पर्सन हैं, जितने भी वर्कफोर्स हैं, उनके साथ में एक बेटर रिलेशन क्रिएट करना, ये सारा आपका इसका काम रहेगा। हेल्थ एंड सेफ्टी को मेजर करना, मतलब आपकी जो हेल्थ है और जो सेफ्टी है उसका भी ध्यान रखना। अब हेल्थ और सेफ्टी से क्या मतलब है यहाँ पे? हाँ, जैसे अगर मान लो कोई इंप्लॉय है, इंप्लॉय में अगर मान लो उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना, अगर जैसे मान लो आपका कोई फीमेल इंप्लॉय है, हाँ, मतलब उसमें वर्क प्लेस पे जितना भी जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए मतलब पूरा प्रॉपर मतलब जो है सेफ्टी इक्विपमेंट्स वगैरह, मतलब ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करना। और जैसे मान लो कोई फीमेल है, फीमेल की प्रोटेक्शन वगैरह करना, ठीक है। सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह इस तरीके कई सारी मतलब जो है उसमें वो चीज़ें आपकी आ जाती हैं। हेल्थ से रिलेटेड मतलब कोई पर्सन है, कोई बीमार है या मतलब इस तरीके से कोई चीज़ें हैं, तो उनके साथ में इस तरीके की चीज़ें करना, ठीक है। और उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना मतलब उनको एजुकेट करना। कई बार ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि आपको बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्सेज वगैरह मतलब आपको करवाए जाते हैं टाइम टू टाइम, ताकि मतलब आपको जो नई नई चीज़ें स्किल्स करवाई जा सके। हाँ, जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आपको एमबीए वगैरह भी करवा देती हैं, ठीक है, बेटर लर्निंग के लिए और बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के लिए, ताकि उससे मतलब जो है आप उस पर फायदा कर सको उनको। ट्रेनिंग डेवलपमेंट और एजुकेशन में ये फर्क होता है, जैसे मान लो आपका जैसे ट्रेनिंग तो आपके वर्क से रिलेटेड दी जाएगी, एजुकेशन का मतलब है आपके बेटर एडवांसमेंट के लिए आपको कुछ चीजें सिखाई जा रही है। जैसे आप ग्रेजुएशन हो, आपको जो है भाई आप जब आप नेक्स्ट पोजीशन पे जाओगे तो एमबीए रिक्वायरमेंट मतलब जो है कंपलसरी है। आप कैपेबल हो बट आपकी डिग्री नहीं है, उसके लिए एमबीए चाहिए आपको, तो ऑर्गेनाइजेशन पहले आपको एमबीए करवाएगी, या तो बोल दे कि भाई आप खुद कर लो, या आपको कई जगह इनके कोलैबोरेशंस होते हैं। कोलैबोरेशंस होते हैं मतलब वहां पे जो कॉर्पोरेट्स जो होते हैं ना, वो जल्दी आपको वो करवा देते हैं, ठीक है। इनको मतलब जो एक्सपीरियंस इनके पास होता ही है, तो बहुत सारी चीज़ें जल्दी जल्दी कई जगह ये होता है कि खाली डिग्री मतलब वो दे देते हैं, एग्जाम क्वालिफाई कर लो आप और डिग्री मतलब आपको वो करवा देते हैं। तो इससे इनको क्या फायदा है? इनको ये फायदा है कि कल को मान लो जब ये बेटर पोजीशन पे जाएगा या अपर पोजीशन पे जाएगा, तो उस डिग्री का ये यूज कर सकते हैं। और आपको ये फायदा है कि उन्होंने मतलब भाई एक तो आपका टाइम बच गया, भाई जो आपका काम 2 साल में होना था वो आपका 1 साल या 1.5 साल में हो गया, ठीक है। और आपको जॉब भी नहीं छोड़नी पड़ी, आप ऑर्गेनाइजेशन से भी टच में रहे और उसमें भी टच में रहे, आप एजुकेशन के भी टच में रहे, और इससे आपको आगे मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। तो ये चीज़ आपकी इसमें आ जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ मतलब आपका जो है ये चीज़ भी आपके आ जाती है कि हमारा जो वर्किंग कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन को लेके भी ऑर्गेनाइजेशन में कई सारी चीज़ें मेंटेन करनी होती हैं। वर्किंग कंडीशन मतलब जैसे जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे जो काम वर्किंग करने की हालत में होना चाहिए काम आपका, ठीक है, और लोग उसको काम को कर सकें और आगे मतलब जैसे जहाँ पे आप वर्क प्लेस पे मतलब प्रॉपर जो है एटमॉस्फेयर इस तरीके से होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, मतलब वर्किंग कंडीशन आपकी ठीक होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ अप्रेजल एंड असेसमेंट, टाइम टू टाइम आपका सारा असेसमेंट किया जाएगा, अप्रेजल आपका किया जाएगा टाइम टू टाइम, मतलब जो है आपको प्रमोट किया जाएगा, ग्रोथ की फैसिलिटीज आपको दी जाएंगी, ये सारा इसका काम होता है। इसमें अगर मैं क्लासीफाई करूं ह्यूमन रिसोर्स की एक्टिविटीज को, तो 3 तरीके से मैं क्लासीफाई कर सकता हूं। एक होता है आपका मैनेजरियल फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शन का मतलब है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये आपके मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी फंक्शन होते हैं उसमें आपको प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारा आपका मैनेजरियल फंक्शन में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उसमें आता है आपका ऑपरेटिव फंक्शंस में आपका आ जाएगा, जैसे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ये आपका ऑपरेटिव फंक्शन में आ जाएगा, जो उसके मेन फंक्शंस जो आते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें आपका आ जाएगा जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिजाइन करना, जॉब को एनालाइज करना और जॉब डिजाइन करना, मतलब उसमें आपके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह ये सारी चीजें डिजाइन करी जाती हैं। आपके वर्किंग आवर्स क्या रहेंगे, आपका मेथड क्या रहेगा, आपके जॉब जो किस टाइप की रहेगी, और आपका जो है किस नेचर का मतलब जॉब आपकी रहेगी, तो वो सारी चीज़ आपको पहले से डिसाइड कर दी जाती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल तैयार करना, ये इसका काम रहेगा, ठीक है। इसके साथ साथ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना, वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय वेलफेयर का मतलब है उनके बेनिफिट के लिए और उसके लिए फैसिलिटीज वगैरह उनको प्रोवाइड करना, उनको मेंटेन करना मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन रिटेन करके रखेगी आपको एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ताकि आप छोड़ के ना चले जाओ,
तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑपरेटिव फंक्शंस में आता है। लेबर रिलेशन बना के रखना, इंटरेक्शन बना के रखना, क्योंकि अगर आप एचआर वगैरह जो है अगर आपसे इंटरेक्शन नहीं रखेंगे तो वो आपको क्या जानेंगे, और उनको जब आप इनसे इंटरेक्शन नहीं रखोगे या एचआर आपसे इंटरेक्शन नहीं रखेंगे तो उनको आपकी प्रॉब्लम के बारे में कैसे पता चलेगा। भाई ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम चल रही है या आपको कोई प्रॉब्लम है, इंटरेक्शन है, तो आप उनको जाके बता सकते हो कि भाई मेरी मैम ये प्रॉब्लम है या सर मेरी ये प्रॉब्लम चल रही है। तो ठीक है भाई, आप उनको प्रॉब्लम बताओ, आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है। पर्सनल रिसर्च करना, रिसर्च करना मतलब उस पर लीडरशिप एक्टिविटीज वगैरह क्या क्या नई नई चीजें हैं, क्या क्या कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हाँ, पर्सनल रिसर्च वगैरह करना मतलब ये देखना कि यहाँ पर जो है टाइम टू टाइम मतलब एम्प्लॉय को गैदर किया जाता है, उनके ओपिनियंस चेक किए जाते हैं और ये देखा जाता है कि भाई आपका इस पर्टिकुलर चीज को लेके क्या ओपिनियंस है, तो वो चीज आपके इसमें आ जाती है। ठीक है। रिकॉर्ड मेंटेन करना, आपकी जॉब आईडी बनती है, जॉब आईडी को डालते ही आपका सारा रिकॉर्ड आ जाता है। आपने कब ज्वाइनिंग करी थी, आपको कब कितनी सैलरी, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टारगेट दिए थे, आपका सारा रिकॉर्ड जो है वो आपका उसमें आ जाता है। ठीक है। तो रिकॉर्ड मेंटेन करना मतलब जब से आप ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करोगे जब तक आप छोड़ के चले जाओगे तब तक का वो सारा रिकॉर्ड जो है आपको मेंटेन किया जाता है। ठीक है। उसके बेसिस पे सैलरी वगैरह ये सारी चीज़ें आपकी मेंटेन करी जाती है। इसके बाद कुछ हमारे एडवाइजरी फंक्शंस होते हैं, कुछ हमारे एडवाइजरी फंक्शंस होते हैं। एडवाइजरी फंक्शन का मतलब होता है कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करती है, एडवाइस करती है टॉप लेवल मैनेजमेंट को। अब कई बार क्या होता है कि मान लो टॉप लेवल मैनेजमेंट को नीचे की प्रॉब्लम के बारे में थोड़ी पता होता, तो यहाँ पर जो एचआर मैनेजर वगैरह जो होते हैं वो तुम्हारा वहां पे जाके, जब मान लो ऑर्गेनाइजेशन ने पॉलिसी बनाई तो उनको ये थोड़ी पता कि किस डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे पास सफिशिएंट एम्प्लॉई हैं या नहीं है, तो ये सारा जो है वो कौन बताएगा, ये सारा जो वो एचआर उसको बताया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन जब भी कोई पॉलिसी बनाती है उसमें एचआर का बंदा जरूर बैठेगा, क्योंकि वो सारा बताएगा। अब मान लो ऑर्गेनाइजेशन ने कोई पॉलिसी बना दी, ठीक है, मर्जर एक्विजिशन को लेके या एम्प्लॉय को लेके कोई पॉलिसी बना दी, तो वो लॉ वाला भी बंदा बैठेगा वहां पे, वो बताएगा कि इसमें एज पर द लॉ ये चीजें हैं, लोग हमारे को कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे। तो वो सारी चीजें जो वहां पर उसको एडवाइस करने का भी काम होता है। अब मान लो मैनेजमेंट ने पॉलिसी बना दी, भाई हम अपने प्रोडक्ट की ग्रोथ करेंगे या हम मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, तो एचआर वाला बोल देगा हमारे पास सफिशिएंट एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है, या हमारे पास वैकेंसी जो वो हमें निकालनी पड़ेंगी, तो ये चीज़ हमारे पास। या फाइनेंस वाला बोल देगा कि भाई हमें जो फाइनेंस नहीं है हमारे पास, भाई जब हम ग्रोथ करेंगे तो ग्रोथ के लिए हमारे पास पैसा चाहिए, अब पैसा हमारे पास है नहीं, तो भाई पहले आप फंड अरेंज करो, उसके बाद बाकी की चीज़ें देखना। एचआर जो है वो टॉप, देखो जब आप टॉप लेवल मैनेजमेंट में जब आप काम करते हो तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का मतलब जो जैसे एक हायरार्की होती है, हायरार्की में क्या रहता है कि हर एक डिपार्टमेंट का एक एक जो पर्सन, जैसे सीईओ होता है, जैसे सीईओ होता है ना, सीएफओ आपका होता है, चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर, ऐसे ही एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह, मतलब उसमें भी मतलब जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट में भी एचआर का पर्सन बैठता है। जो पूरा बोर्ड होता है ना, जो पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं उसमें एक एचआर का पर्सन भी बैठता है। वो अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, वो अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, चाहे वो प्रोडक्शन है, चाहे वो सेल्स है, चाहे वो मार्केटिंग है, इनका, चाहे वो आईटी है, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, हर डिपार्टमेंट का पर्सन जो है उसमें बैठेगा। वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आपका आएगा। जितने भी चीफ जो पर्सन होते हैं ना, डिपार्टमेंट का जो चीफ होता है वो आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट में बैठेगा। ठीक है, क्योंकि वो हमारा सारा रिपोर्टिंग सिस्टम रहेगा, क्योंकि अब उसको पता है कि भाई हमारे प्रोडक्शन में क्या चीज़ें चल रही हैं, मार्केटिंग में क्या चीज़ें चल रही हैं और हमारा फाइनेंस में क्या चीज़ें चल रही हैं, तो वो सब आपको जो वहां से पता चलेंगी। ठीक है। एडवाइस टू द डिपार्टमेंट हेड, डिपार्टमेंट हेड को एडवाइस करना कि कहाँ पर क्या प्लानिंग करनी है, कैसे चीज़ें करनी है, आगे का काम अब कैसे होगा। भाई टॉप लेवल मैनेजमेंट ने ये डिसाइड करा है कि भाई ये काम करना है, अब आगे का काम कैसे होगा, भाई हमें और एम्प्लॉय रिक्रूट करने पड़ेंगे या हमें टीम बनानी पड़ेंगी या हमें क्या टारगेट करना है, तो वो सारी चीज़ें मतलब इसमें आ जाती हैं। ठीक है। स्कोप क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। एक तो हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि उसको प्लान करना मतलब आगे का देखना कि भाई आगे फ्यूचर में अगर हमारे पास कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो उसको हमें किस तरीके से चीज़ों को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं। जॉब एनालिसिस, जॉब डिजाइन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन, ओरिएंटेशन इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि जब कोई इंप्लॉई फर्स्ट टाइम जब ज्वाइन करता है
तो उसमें आपका क्या रहेगा कि वो जो एम्प्लॉय है उसको फैमिलियर करवाया जाएगा, उसको बताया जाएगा कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें ये चीज़ें हैं, ये आपका बॉस है, ये चीज़ है। उसको थोड़ी पता कि कौन सा बॉस है, कौन सा पियोन है, कौन सा क्या है। तो उसको तो जब आप बताओगे, इंट्रोड्यूस करवाओगे, तब उसको तो पता चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें मतलब आपकी इसमें आ जाती है। तो ये भी आपका यहाँ पर भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपका ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपनसेशन, ये सारा पुराना ही है। मोटिवेशन, वेलफेयर एस्पेक्ट, ये सारा आपका वही है। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट। ठीक है, इंडस्ट्री में एक जो है जैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग या इंडस्ट्री में एक बेटर पोजीशन अपनी स्टैंड करना, इसके लिए भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से परफॉर्म करेगी तो इंडस्ट्री में भी आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से काम नहीं कर रही है, परफॉर्मेंस उसकी ठीक नहीं है, तो इससे फिर हमारे लिए प्रॉब्लम जो वो क्रिएट होने वाली है। यहाँ पर ये चीज़ें इसमें रह जाती है। नेक्स्ट आता है पर्सोनल मैनेजमेंट। पर्सोनल मैनेजमेंट क्या होता है? देखो, पर्सोनल मैनेजमेंट जो है वो पुराना एस्पेक्ट था। पहले एचआर डिपार्टमेंट को, एचआर मैनेजर को पर्सोनल मैनेजर कहते थे। ठीक है, धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ा हमारा, तो इसमें नई नई चीज़ें हमारी सीखने को मिली। ठीक है, अब इसमें मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। देखो, पर्सोनल मैनेजर और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या था। देखो, जो पर्सोनल मैनेजमेंट था वो एक ट्रेडिशनल अप्रोच है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक मॉडर्न अप्रोच है। पर्सोनल मैनेजमेंट में लोगों का बस ये रहता था, आप काम कर रहे हो तो ठीक है, आप नहीं तो कोई और। उसमें ये अप्रोच हमारी रहती थी कि ठीक है भाई, आप आए, आपने काम किया, पैसा लिया, बस ठीक है, अब जाओ, आप काम करते हो तो ठीक है, पैसा लो और उसके बाद आप जाओ, कोई दिक्कत हमें नहीं है। लेकिन अब क्या है, अब आपको एक एसेट ट्रीट करा जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन आपके ऊपर खर्चा करेगी भाई, आपको रखेगी ऑर्गेनाइजेशन, आपको काम सिखाएगी, काम सिखाने के बाद आपसे काम करवाएगी और आपकी ग्रोथ करेगी। ये जो एस्पेक्ट है ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एस्पेक्ट है। ठीक है, ये स्ट्रेटेजिक फंक्शन माना जाता है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स को स्ट्रेटेजिकली प्ले किया जाएगा, मतलब उस पर स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने आंख बंद करके कोई भी लोग आपने वो कर दिए। पहले वाले उसमें रूटीन फंक्शन माना जाता था कि ये कोई नया काम थोड़ी है, तो रूटीन के काम है, ठीक है भाई, लोग आएंगे काम करेंगे जाएंगे, आएंगे काम करेंगे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इसमें जो है वो आपको एसेट ट्रीट किया जाएगा, आपको एक लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन आपके ऊपर टिकी हुई है, तो वहां पर एक स्ट्रेटेजिकली लोग जो वो प्ले करते हैं। तो यहाँ पर देखो, पर्सोनल मैनेजमेंट जो है एक वर्कफोर्स में चीजों को रहता है कि भाई आपने काम किया, पैसा लिया, एज ए मतलब ठीक है भाई, आपको एज ए मशीनरी आपको ट्रीट किया जाएगा। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ये रहता है कि भाई आपको जो है एक इफेक्टिवली यूटिलाइज करना अपने रिसोर्सेज को, और आपसे गोल एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करवाना, और लॉन्ग टाइम के लिए आपको मेंटेन करके रखना, ये सारा पर्सोनल मैनेजमेंट का काम होता है। यहाँ पर जॉब इवैल्यूएशन होती है कि भाई आपको मतलब जॉब के अकॉर्डिंगली आपको पे किया जाता है, और यहां पर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होती है, आपकी परफॉर्मेंस जैसी रहेगी उसके हिसाब से आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, यहां पर ट्रांसफॉर्मेशनल होता है, ये ट्रांजैक्शनल होता है। ट्रांजैक्शनल का मतलब क्या होता है, काम दिया, पैसे दिए, बस ठीक है, जैसा काम हुआ उसके हिसाब से आपको पैसे दिए। यहां पे ट्रांसफॉर्मेशनल का मतलब है कि भाई काम दिया हमने आपको, ठीक है भाई, वो काम नहीं हुआ, जितना हुआ उतना ठीक है, जो नहीं हुआ ट्रेनिंग दे दो, इनको काम सिखाओ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आप इनको दो, और ताकि ये लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है भाई अभी नहीं हो रहा तो क्या हुआ भाई, काम ट्रेनिंग दो, सिखाओ इनको, ताकि लॉन्ग टाइम के लिए ऑन काम कर सके। ऑर्गेनाइजेशन आपके ऊपर खर्चा करेगी, खर्चा करके आपको सिखाएगी, और सिखाने के बाद ताकि उसके लिए आप प्रोडक्टिव रहो, ये चीज आपके इसमें रह जाती है। ये आपका बहुत इसमें रिलेशन जो है, कम्युनिकेशन बहुत डायरेक्ट होता है। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बहुत डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है आपके साथ में, और यहाँ पर आपका जो कम्युनिकेशन है वो इनडायरेक्ट होता था, मतलब ज्यादा इंटरेक्शन आपके साथ में पहले नहीं होता था। ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। इंटीग्रेटेड मतलब एक समअप रहता है, खाली ऐसा नहीं है कि भाई आपको पैसे दे दिए बस, उससे वो नहीं है, उसमें कई सारे एस्पेक्ट पे आपको ध्यान दिया जाएगा, आपके ग्रोथ पे, डेवलपमेंट पे, परफॉर्मेंस अप्रेजल पे, आपके वर्क कल्चर पे, आपका सेंस पे, आपके डिसिप्लिन पे, कई सारी चीज़ों पे मतलब आपको जो है वो काम किया जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे आपको काम किया जाएगा। लेकिन पहले में क्या था, पीस मिल था। पीस मिल मतलब जितना काम करोगे उतना आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, यहां पर जो पर्सनल मैनेजमेंट जो था वो एक प्रोसीजर था। प्रोसीजर था मतलब कि ठीक है भाई, आपको भाई प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है भाई, काम है आपका, करना आपको पड़ेगा, प्रोसीजर है भाई, प्रोसीजर के हिसाब से काम करोगे। लेकिन यहां पर क्या है, ये बिजनेस की नीड है। ह्यूमन रिसोर्स एक बिजनेस की नीड है, मतलब जरूरत है आपको ह्यूमन रिसोर्स पे खर्चा करने की।
रिक्वायरमेंट है आपकी, मतलब बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, एनवायरमेंट की रिक्वायरमेंट है, जैसे जैसे पर्सन काम करेगा उस हिसाब से मतलब चीजें आपकी रहेंगी। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग आपका फास्ट रहता है और यहाँ पर आपका स्लो रहेगा। मतलब आप पहले जो उसको बताओगे फिर वो आपसे बात करेंगे, फिर उसके बाद मतलब डिसीजन इसमें स्लो रहेगा, इसमें आपका फास्ट रहेगा। यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर रहता है, मतलब लेबर के हिसाब से आपको जो काम है वो डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर टीम स्पिरिट में आपको काम करना है, मतलब टीम के साथ में आपको काम करना है। टीम आपको दी जाएगी, आपको टीएल आपको दिया जाएगा, पूरा ग्रुप आपको दिया जाएगा। ठीक है भाई, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने टीएल को कॉन्टेक्ट करो। ठीक है, यहाँ पर इसमें जो फोकस था वो हायरिंग, रिक्रूटमेंट और इन सब चीजों पे आपका रहता था। लेकिन यहाँ पर जो उनको वैल्यू प्रोवाइड करना, उनको प्रिजर्व रखना, उनको लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन करके रखना ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफेक्टिव रह सकें, ये सारा जो काम होता है वो आपका इनका हो जाता है। ठीक है, अब जैसे देखो इसमें आपका क्या रहेगा कि जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, अगर मैं इसकी बात करूं तो पहले, इससे पहले आपका होता था वेलफेयर मैनेजमेंट। वेलफेयर मैनेजमेंट का मतलब होता है, ठीक है भाई आप आदमी आया, ठीक है भाई उसको वेलफेयर, उसका मतलब रहने और खाने पीने का उसका ध्यान रखो, ठीक है ऑर्गेनाइजेशन में रहता है बस। उसके बाद धीरे धीरे एक काम बढ़ा तो पर्सनल मैनेजमेंट में आ गया। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारा आया तो इंडस्ट्री के कई सारे नॉर्म्स आ गए हमारे, तो नॉर्म से रिलेटेड इंडस्ट्रियल रिलेशन आ गया हमारा। इंडस्ट्री के हिसाब से रिलेशन बनाने पड़ेंगे आपको, ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ गया। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी कई सारी चीज़ें आ गई, जैसे ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये सारे कई सारे नए एस्पेक्ट आ गए। अब इसके बाद एक नया एस्पेक्ट आया आपका टैलेंट मैनेजमेंट। टैलेंट मैनेजमेंट, टैलेंट मैनेजमेंट का मतलब है कि भाई टैलेंट को रिटेन करके रखना, आपके अंदर नया टैलेंट बिल्टअप करना, ये हमारा जो नया कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं वो आपके इसमें आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस। प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो इसमें मैं आपको बता देता हूं। देखो इसमें आपका क्या रहेगा, सबसे पहले ये रिक्रूटमेंट है, सबसे पहले आप रिक्रूटमेंट करोगे। रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन, ठीक है, सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद मेंटेनेंस, उनको मेंटेन करके रखना। फिर उसके बाद कंपनसेशन, कंपनसेशन करने के बाद उनका रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, उनके हेल्थ और सेफ्टी मेजर्स अपने करना, और उसके बाद उनको जो है ऑर्गेनाइजेशन से लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो ये सारा एचआरएम का पूरा प्रोसेस रहता है। मतलब कहने का मतलब ये है आपका रिक्रूटमेंट, ठीक है पहला काम, दूसरा आपका सिलेक्शन, फिर उसके बाद ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग के बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल, फिर उसके बाद मेंटेनेंस, मेंटेनेंस और मोटिवेशन वो आपका उसी में आ जाएगा आपका, कि उनको लॉन्ग टाइम के लिए मोटिवेट करना और मेंटेन करके रखना, ये सारा आपका इसमें आ जाएगा। फिर आपका जो वो कंपनसेशन आ जाएगा, मतलब सैलरी वगैरह से रिलेटेड ये चीज़ आ जाएंगे। फिर उसके बाद उनका रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करना, ठीक है, उनको लॉन्ग टाइम के लिए मैनेज करना उनको, ठीक है, और उसके बाद हेल्थ सेफ्टी वगैरह इश्यूज वगैरह इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना। और फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन से जो भी पर्सन छोड़कर जा रहा है तो उसको निकाल देना, या तो ऑर्गेनाइजेशन निकाल देगी या एम्प्लॉय खुद ही छोड़ के चला जाएगा। तो ये जब से आप आए ऑर्गेनाइजेशन में तब से लेकर जब तक वो पर्सन छोड़ के चला जाता है तब का जो प्रोसेस रहेगा वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ मतलब आपकी इसमें आ जाती है। ठीक है, तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और जल्द ही मिलेंगे हम आपको एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, दैट विल बी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ये हमारा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।